स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। काफ़ी दिनों से आप लोगों की फरमाइश थी, आपकी कई सारे आपके कमेंट आ रहे थे कि अंडरवर्ल्ड के ऊपर एक स्टोरी करिए, दोबारा से अंडरवर्ल्ड के ऊपर कुछ स्टोरीज हमारे लिए लाइए। तो आज आपके लिए लेकर आए एक ऐसी स्टोरी अंडरवर्ल्ड के ऊपर ही है। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम को कहते हैं डॉन नंबर 1, लेकिन ऐसा क्या है और ऐसा क्यों है कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में डॉन नंबर 2 कहा जाता है छोटा राजन को। आज आपको छोटा राजन की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं। कैसे दाऊद और छोटा राजन के बीच की जो दूरियां बनी, उसका एक कारण छोटा शकील को बताया जाता है। कैसे राजन भारत की खुफिया एजेंसीज IB और रॉ इनके संपर्क में आता है। डी कंपनी को इनिशियल स्टेज से खुद से बनाने वाला, खुद से संभालने वाला छोटा राजन, क्या हुआ ऐसा कि डी कंपनी से अलग हो गया। करीबन 4 साल तक अपने एक दुश्मन के पीछे 4 साल तक भागता रहा, उसको छुपने का कहीं मौका नहीं मिला और उसके बाद उसको मारा इसने। तो किस तरह से छोटा राजन ने अपना पूरा जो अंडरवर्ल्ड में उसका पूरा करियर था उसको बनाया है, कैसे वो कहाँ तक रहा है डी कंपनी में, आज आपको बताने वाले हैं। क्यों आखिर छोटा राजन को द डॉन हु सर्वाइव्ड डेडलीस्ट अंडरवर्ल्ड ये इस नाम से बुलाया जाता है, इस टैग से बुलाया जाता है। तो आखिर था कौन छोटा राजन, हम बताएंगे आज आपको पूरी इसकी कहानी। असली नाम था राजेंद्र निखलजे। 1960 में जन्म होता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार था, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। पिता जो थे सदाशिव निखलजे, वो एक दवाई की कंपनी में काम करते थे। घर में 3 भाई और 2 बहनें थीं। टोटल ये 5 भाई बहन थे। और वैसे ये लोग थे महाराष्ट्र के सतारा में जो लोनार गांव है वहाँ से, लेकिन कई सालों से, मतलब जो छोटा राजन है इसका जन्म जो था वो मुंबई में ही हुआ, मुंबई में चेंबूर में, तिलक नगर में। अब तिलक नगर में ये लोग यहाँ पे रहते हैं। 5th क्लास तक इसने अपनी पढ़ाई की, 5वीं क्लास तक पढ़ा। इसके बाद में स्कूल छोड़ दिया, पढ़ाई में मन बिल्कुल था नहीं। और इस स्कूल को छोड़ने के बाद में बॉम्बे की उस टाइम के जो 60 का 70 का दशक था, उस टाइम पे जो बढ़ता हुआ अंडरवर्ल्ड था और जो बढ़ते हुए गैंगबाज थे, उनकी संगत इसको मिलती और इसी के साथ में ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, ये जो क्रिमिनल दुनिया होती है, इसमें उतर जाता है। चेंबूर का उस समय का एक गैंगस्टर हुआ करता है जगदीश शर्मा, उसे गूंगा के नाम से भी लोग बुलाते थे। तो जगदीश शर्मा का ये गैंग उस समय 70 के दशक में ज्वाइन करता है। अब ये जो समय चल रहा था 70 का, 75, 74, इस समय छोटा राजन जो चेंबूर में एक सहकार सिनेमा थी, वहाँ पे टिकट जो थे, फिल्म के टिकट जो थे, उनकी ब्लैक मार्केटिंग, उनको ब्लैक में बेचता था, उनकी ब्लैक मार्केटिंग करता था सहकार सिनेमा पे चेंबूर में। और लगातार ये इस काम में लगा हुआ था। उम्र करीबन इस समय 19 साल हो चुकी थी। लेकिन अब 1979 में, जब इमरजेंसी के कुछ ही टाइम बाद, 1979 में जब ये पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने, ये जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी टिकट्स की, इसके ऊपर अपना एक्शन लिया, इसके ऊपर रोक लगाना शुरू किया और इसके तहत बहुत सारे ऑपरेशंस किए। तो इसी के तहत 1979 में सहकार सिनेमा पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ये सारे जितने भी यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग करते हैं टिकट की, ब्लैक में टिकट बेचते थे, तो इसमें छोटा राजन भी वहाँ पे क्योंकि शामिल था। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो इसने उल्टा वहाँ से भागने की बजाय एक हवलदार की लाठी लेकर पुलिस वालों की जो पूरी पार्टी आई हुई थी उसके ऊपर लाठी से अटैक करना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया। और जब इसने उनको मारा तो इस तरह की वो करीबन कुछ ही मिनट जो चला हुआ एक इन दोनों के बीच का जो विवाद था पुलिस और छोटा राजन के, उसमें इसने 5 पुलिस वालों को बुरी तरह से घायल कर दिया था। इसके बाद इसको अरेस्ट किया जाता है और अरेस्ट करने के बाद में इसको पुलिस स्टेशन ले गए चेंबूर में ही। लेकिन लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने जब इसको ये सब करते हुए देखा था, एक 5 फुट 3 इंच का लड़का और पुलिस वालों को लगातार मार रहा है और भाग नहीं रहा है वहाँ से, तो लोगों के अंदर इसका जो, इसके लिए एक तरह से कहा जाए कि इसका खौफ बढ़ने लगा था। लोग इसको पहचानने लगे थे। अब कुछ ही महीने बाद जेल से निकल जाता है, जेल से निकलता है कुछ ही महीने बाद। और इसके बाद में जितने भी जो नॉर्थ ईस्ट मुंबई के उस समय के जो बड़े मेजर गैंग्स हुआ करते थे, जो उभरना शुरू हो चुके थे, क्योंकि 80s आ चुका था। अब 1979 की ये बात है, कुछ ही महीनों में निकला। तो 1980 में जो मेजर गैंग्स होते थे नॉर्थ ईस्ट मुंबई के, उनका
ये था कि अब छोटा राजन, ये जो लड़का है, नया लड़का है, ये वो उसको अपने गैंग में वहाँ पे लेना चाहते थे। और लगातार इस तरह से इसने कई सारे गैंग्स वहाँ पे, छोटे छोटे गैंग जो थे, उन्हें ज्वाइन करना शुरू किया और धीरे धीरे से इसका जो राइज था वो क्राइम की दुनिया में होने लगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आईएएस बनना आपका लक्ष्य है, इस एग्जाम को क्रैक करना आपका लक्ष्य है, तो भारत का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म और बेस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ आपके यहाँ पर लेके आया है एक प्रोग्राम, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, P2I इस प्रोग्राम का नाम है। यहाँ पर आपको 2 बैचेस मिल जाते हैं, एक मॉर्निंग बैच है, एक इवनिंग बैच है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर इनमें से एक बैच चूज़ कर सकते हैं। और जब आप ये चूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको एक नीचे कोड दिख रहा होगा, VJ लाइव। इस कोड को लगाते ही इन बैचेस पर आपको यहाँ पर जो 65,000 का कोर्स है वो आपको 29,999 में मिल जाता है। तो इसके साथ आप एक बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको मिलेगा, लेकिन साथ ही आप एक अपना बहुत बड़ा स्टेप भी लेंगे अपनी इस तैयारी को मजबूत करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी इस कोड को यहाँ पर लगाइए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए अपना एक बड़ा स्टेप लीजिए। धन्यवाद। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। करीबन ऐसे 3 साल बीतते हैं। छोटा राजन अलग अलग गैंग्स के लिए काम करता रहा 79 से। 3 साल बीतते हैं और 1982 में एक चेंबूर में ही, चेंबूर, घाटकोपर और ये जो आपका तिलक नगर है, यहाँ का एक बड़ा गैंगबाज हुआ करता था। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा नाम हुआ करता था उन पूरे एरियाज़ का, बड़ा राजन। ये बड़ा राजन जो है, इसका असली नाम था राजन नायर। साउथ से आया हुआ एक लड़का था जो कि वर्धा राजन मुदालियर के साथ, जो वर्धा भाई वहाँ पे मुंबई में जो करीब जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड की शुरुआत की, उनके साथ में पहले काम कर चुका था। तो ये पूरा उस एरिया को संभालता था, तिलक नगर, घाटकोपर और चेंबूर को। तो ये छोटा राजन को देखता है और 1982 में ये छोटा राजन को हैंड पिक्ड करता है। ये वहाँ से उसको उठाता है और इसको अपने गैंग में शामिल कराता है। अब छोटा राजन, क्योंकि उस समय तक जो राजेंद्र निखलजे के नाम से जाना जाता था, तब ये छोटा राजन नाम तो पड़ा नहीं था, तो ये छोटा राजन जो था उस समय ये जानता था कि ये जो बड़ा राजन है, जो राजन नायर है, उसकी एक दुश्मनी बहुत समय से चली आ रही है एक दूसरे गैंगस्टर अब्दुल कुंजू के साथ। अब्दुल कुंजू और बड़ा राजन की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अब्दुल कुंजू ने क्या था कि बड़ा राजन के पहले गैंग में साथ में काम किया। उसके बाद जो बड़ा राजन की एक गर्लफ्रेंड थी, जो उसकी प्रेमिका थी, उसके साथ में शादी कर ली। अब यहाँ पे जब ये सब चीज़ें हुई तो बड़ा राजन इसको मारने की फिराक में बहुत समय से लगा हुआ था अब्दुल कुंजू को, और कुंजू उसके बाद लगातार इनके बीच में, दोनों के गैंग के बीच में गैंग वॉर भी होता था। तो ये सब बातें छोटा राजन को यहाँ पे पता थी जब इसने 82 में इनका गैंग ज्वाइन किया, और ये बहुत समय से ये भी देख रहा था कि बड़ा राजन जो है उसको मारने की फिराक में है, लेकिन उसको कभी कोई मौका उस तरह का मिल नहीं पा रहा था। इसी के साथ एक बड़ा यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है छोटा राजन की लाइफ में, जब बड़ा राजन एक केस में अरेस्ट होता है और कोर्ट ले जाते समय करीब 1 साल बाद ही 82 में इसने इसका गैंग ज्वाइन किया, और सितंबर 83 की ये बात है। सितंबर 1983 में अब्दुल कुंजू बड़ा राजन को कोर्ट के बाहर ही गोली मार देता है। बड़ा राजन की यहाँ पे मौत हो जाती है, जो छोटा राजन का जो पूरा गैंग का सरदार था, जो मेन लीडर था। अब जैसे ही ये बात छोटा राजन को पता चलती है तो सबसे पहला काम उसने ये किया कि इस पूरे गैंग की कमान अपने हाथ में ली। इस पूरे गैंग की कमान अपने हाथ में लेते हुए पूरे उस एरिया में, वो जो घाटकोपर का जो पूरा एरिया था, वहाँ पे इन लोगों ने बंद का ऐलान किया। दुकानें बंद करवा दी, लोगों के घरों में ताले लगवा दिए, पूरा एरिया सुनसान हो गया। अब ये सब इन्होंने इसलिए किया था कि इन्हें ये जो आपका अब्दुल कुंजू है, इसको ढूंढने के लिए बहुत आसानी हो जाए। इन्हें पता था ये उसी एरिया में छुपा हुआ है कहीं पे। तो यहाँ पे इन्होंने बंद का ऐलान किया। अब जैसे ही इसने लीड ली उस पूरे गैंग की, बड़ा राजन के मरने के बाद छोटा राजन ने जब उसकी लीड ली पूरे गैंग की, तो यहाँ पे छोटा राजन को, जब उस समय तक राजेंद्र निखलजे के नाम से जाना जाता था गैंग के अंदर, लेकिन यहाँ से उन गैंग के मेंबर्स ने इसका नाम रख दिया छोटा राजन, बड़ा राजन के जाने के बाद। तो इस तरह से इसका यहाँ पे नाम पड़ता है। अब जब ये लोग लगातार इसको ढूंढ रहे थे, जब ये बंद हुआ पूरा एरिया, तो इन लोगों ने इसको, अब्दुल कुंजू को ढूंढना शुरू किया, अलग अलग जगह ढूंढा। लेकिन इसके बाद अब्दुल कुंजू कई अलग अलग लोगों के पास में गया। बताते हैं कि वो पठान गैंग के आलमजेब के पास में भी गया, और पठान गैंग के कुछ और लोगों के पास में गया, कुछ और जो बड़े मुस्लिम सरगना उस समय के थे उनके पास में गया, लेकिन सभी ने उसको पनाह देने से मना कर दिया। अब ये वहाँ से भागता है पूरे में, छोटा राजन इसके लगातार पीछे पड़ा हुआ था। तो सितंबर 1984 की ये बात है
इसी के अगले महीने अब्दुल कुंजू ने एक बहुत ही शातिर हरकत की। उसने एक बहुत बड़ा स्टेप ये लिया कि उसने अगले ही महीने 9 अक्टूबर 1983 को, हाँ 83 की ये बात है, माफ़ कीजिएगा, 9 अक्टूबर 1983 को अब्दुल कुंजू क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जाता है और वहाँ पे जाके सरेंडर कर देता है। अपना जुर्म कबूल करता है वो कि उसने बड़ा राजन की हत्या करवाई है और वहाँ पे सरेंडर कर देता है। उसने ये इसलिए किया था कि छोटा राजन का जो खौफ था वो उसके दिमाग में इस तरह का था कि वो ये जानता था कि अगर बाहर रहूँगा तो ये लोग मार देंगे, तो इससे अच्छा जेल में रहो, वो ज़्यादा सेफ है। अब ये यहाँ पे जेल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो इसका शातिर दिमाग चला था, इससे भी एक कदम आगे छोटा राजन का दिमाग चल रहा था। छोटा राजन यहाँ पे जब उसको पता चला कि ये सीबीआई के दफ्तर में जाके सरेंडर कर दिया है कुंजू ने, तो इसने वहाँ पे जितने भी जो अलग अलग मुंबई पुलिस में जो हवलदार थे उनको ब्राइब करना शुरू किया, उनको रिश्वत देना शुरू किया और वहाँ से उन्हें रिश्वत दी कि अब्दुल कुंजू की जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो इसको पहुँचाई जाए। करीबन 3 महीने बीतते हैं ऐसे। 3 महीने बाद छोटा राजन को एक खबर मिलती है कि अब्दुल कुंजू को जो पुलिस है, जो मुंबई पुलिस है, वो विक्रोली कोर्ट ले जाने वाली है 22 जनवरी 1984 को। 22 जनवरी 1984 को विक्रोली कोर्ट ले जाने वाले थे अब्दुल कुंजू को मुंबई पुलिस, और छोटा राजन को ये बात पता थी। उसने ये प्लान बनाया कि ये बेस्ट टाइम है, ये बेस्ट मौका है, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता इसको मारने का। और इसने बड़ा राजन को भी कोर्ट के अंदर मारा था, वहीं पे मारा था कोर्ट के प्रेमिसेस में, तो हम इसको भी वहीं पे मारेंगे अब्दुल कुंजू को। अब क्योंकि अब्दुल कुंजू भी पुराना खिलाड़ी था अंडरवर्ल्ड का, उसे ये पूरी जो रीत चली आ रही है पुराने अंडरवर्ल्ड की कि किसी को भी अगर किसी का बदला लेना है तो उसको उसी जगह पे ले जाके मारा जाए तो सबसे बढ़िया होता है वो बदला, जहाँ पे उसने दूसरे शख्स को मारा हो। तो ये चीज़ अब्दुल कुंजू को भी पता थी, तो उसने यहाँ पे फिर से अपना शातिर दिमाग चलाया। उसने क्या किया कि 22 जनवरी का जब दिन आया तो उसने अपने जो हवलदार जो उसको ले जाने वाले थे कोर्ट, विक्रोली कोर्ट, उसने उन्हें ब्राइब किया, उसने उन्हें रिश्वत दी और कहा कि मुझे इस वैन से ज़्यादा सेफ रहेगा अगर आप मुझे मेरी खुद की एम्बेसडर कार में ले जाएं। सफ़ेद कलर की उसकी एम्बेसडर कार में उसने ले जाने की अपनी दरख्वास्त की उन हवलदारों से, और उन लोगों ने उसके बाद उसको जो पुलिस वैन थी उसमें ना ले जाते उसकी एम्बेसडर कार में ले गए। उसने रीज़न दिया कि मैं अगर इससे जाऊंगा तो बाहर हो सकता है कि कहीं पे कोई शूट आउट हो जाए, कोई ये छोटा राजन के लोग मुझे मार दें अगर पुलिस वैन में गया, और अगर अपनी खुद की कार में जाऊंगा तो उनको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो सोच रहे होंगे कि ये तो पुलिस वैन से निकलेगा विक्रोली कोर्ट के लिए। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इसने फिर एक और अपनी जो चाल चली, एम्बेसडर कार में बैठा और कोर्ट के लिए जो अपनी हियरिंग के लिए जब ये गया तो वहाँ से आते वक्त छोटा राजन का, क्योंकि इससे एक स्टेप आगे ही दिमाग चल रहा था और बहुत ही शातिर तरीके से अपना प्लानिंग करता था छोटा राजन, तो वो पहले से ही ये पता लगा चुका था कि ये इस एक कार में जा रहा है, ये खुद की अपनी कार में जा रहा है, पुलिस वैन के अंदर नहीं जा रहा है। तो जब इनकी कार वापस आ रही थी, एम्बेसडर कार जिसमें अब्दुल कुंजू बैठा था, साथ में उसके 2 पुलिस वाले बैठे थे, विक्रोली कोर्ट से जब ये निकलते हैं तो चेंबूर की रेड लाइट पर इनके पास में आके एक दूसरी कार खड़ी होती है, और पल भर की देरी के साथ ही उस कार में से बैठे 4 जो अपराधी थे, जो छोटा राजन गैंग के लोग थे, उन्होंने रिवॉल्वर निकाल के लगातार इसके ऊपर, इस गाड़ी के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। अब जब ये फायरिंग यहाँ पे इसके ऊपर होती है तो ये लगातार इसमें जैसे ही इसने देखा फायरिंग हुई तो ये उसके बाद नीचे झुक गया, ये कार में नीचे छुपा, साथ में पुलिस वाले भी जो थे इसके वो भी कार के नीचे छुप गए। अब जो छोटा राजन के लोग थे उनका ये प्लान था कि जैसे ही रेड लाइट खुलेगी लगातार पहले सिग्नल पे गोलियां चलाएंगे जब कार रुकेगी, और जैसे ही रेड लाइट खुलेगी ट्रैफिक मूव करना चालू होगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन जैसे ही इन लोगों को ये नहीं पता था कि जैसे ही ये लोग भागे हैं वहाँ से, अब्दुल कुंजू को सिर्फ एक गोली लगी थी इस पूरी फायरिंग में, उसके कंधे पर। इस पूरी फायरिंग के अंदर उसके कंधे पर एक गोली लगती है, एक गोली एक पुलिस वाले को भी लगती है, दोनों में से ये लोग नीचे छुप गए थे गाड़ी के अंदर। और इस तरह से ये जो एक गोली लगी इसके साथ में अब्दुल कुंजू, ये पूरा जो उसके ऊपर अटैक था, इसको एस्केप करने में, इससे बचने में उसको सक्सेसफुल हो जाता है, वो ये इससे बच जाता है। लेकिन अब ये जो अटैक हुआ था इसके ऊपर, इससे इतना ज़्यादा विचलित हो गया था एक तरह से, क्योंकि छोटा राजन उसको लगातार, उसको वो जेल में है तब भी सुरक्षित नहीं है। उसके बाद उसने एक चाल चली
कार से जाने की, पुलिस वैन से ना जाने की, उसमें भी वो सुरक्षित नहीं है। छोटा राजन इस तरह से उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि बताते हैं कि जेल में वो कभी रात रात में उठ के बैठ जाता था, चिल्लाने लगता था डर के मारे। तो अब ये सब चीज़ें चलती हैं और इसके बाद कुछ महीने बीतते हैं। कुछ ही महीने बीते, पुलिस वालों को ये लगा कि हो सकता है छोटा राजन जो है अब वो शांत हो गया हो, और अभी क्योंकि उसने इतने महीनों में कुछ किया नहीं है। तो यहीं पे 3 महीने करीबन बीतते हैं और 3 महीने बाद ही 25 अप्रैल 1984, 3 महीने बाद ही 25 अप्रैल 1984 को अब्दुल कुंजू को, जो उसके कंधे पे गोली लगी थी, उसी के चलते उसके कंधे के ट्रीटमेंट के लिए जे हॉस्पिटल ले जाना था। अब ये खबर फिर से छोटा राजन को मिलती है। जे हॉस्पिटल जैसे ये लोग पहुंचते हैं, एक पुलिस की पूरी टीम लेकर उसको गई थी अब्दुल कुंजू को, और डॉक्टर के क्लिनिक में जैसे ये लोग घुसने वाले थे वहाँ पे एक पेशेंट बनकर एक आदमी बाहर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक नकली फ्रैक्चर उसने लगा रखा था, एक पूरा पट्टा उस पर वो बांध रखा था। जैसे ही ये यहाँ से निकलता है डॉक्टर के क्लिनिक से, वो शख्स जो छोटा राजन का ही आदमी था, जो उसका पूरा प्लान किया हुआ एक उसका गैंगस्टर था, एक क्रिमिनल था, उसने अपना वो जो नकली फ्रैक्चर था वो अपने हाथ से निकाला। उसके अंदर उसने एक बंदूक छुपा के जो रखी हुई थी, उससे लगातार अब्दुल कुंजू के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे भी अब्दुल कुंजू के दोबारा एक बार उसके शोल्डर में गोली लगती है, फिर से उसके कंधे पर आकर गोली लगी और इस बार भी वो इसमें बच गया, जबकि यहाँ पर एक पेशेंट की उस दौरान मौत हो गई इस फायरिंग के बीच में। लेकिन अब्दुल कुंजू एक बार फिर से यहाँ पे बच जाता है। लेकिन ये जो पूरा प्लानिंग थी छोटा राजन की कि किस तरह से हॉस्पिटल के अंदर लगातार ट्रैक रखना इतने महीनों से अब्दुल कुंजू का, उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर जाके एक प्लानिंग करना, फ्रैक्चर का ड्रामा करना और वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करवाना, तो इस पूरी प्लानिंग ने अंडरवर्ल्ड में बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन उस समय के तेज़ी से बढ़ते और स्थापित हो चुके अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का ध्यान इसने बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। दाऊद इब्राहिम ने अगले ही महीने छोटा राजन को अपने जो उसका जहाँ पे उसकी बैठक लगती थी मुसाफिर खाना मुंबई, वहाँ पर बुलाया और वहाँ पे इसको पेशकश की कि तुम हमारा जो गैंग है वो ज्वाइन करो। 1984 ये साल था जब दाऊद इब्राहिम के साथ छोटा राजन शामिल हुआ, जब ये इसके गैंग में आता है। इसी के साथ अब ये दाऊद के लिए छोटा राजन काम करने लगा। 1986 में करीबन 2 साल बाद ही इसने एक बहुत बड़ा उसके लिए काम किया। ये जो दाऊद का एक बहुत बड़ा दुश्मन हुआ करता था, समद खान, पठानों में से था ये, तो पठान गैंग की तरफ से समद खान था, उसको बहुत ही फिल्मी स्टाइल में यहाँ पे उसका मर्डर किया गया था और उसमें छोटा राजन उसका मास्टरमाइंड भी था, उसका मेन प्लान भी इसी का था, ऐसा बताया जाता है। ये पूरा फिल्मी स्टाइल में मर्डर हुआ था, जैसा आपको पिक्चरों में दिखाते हैं कि लिफ्ट से एक आदमी निकल रहा है या वो लिफ्ट में है, लिफ्ट जैसी नीचे आई, सामने कुछ लोग खड़े, उन्होंने उसके ऊपर गोलियां चलाई। सेम इसी तरह से समद खान को मारा गया था। वो लिफ्ट से नीचे आ रहा था और सामने कुछ 3 लोग खड़े हुए थे, तीनों में छोटा राजन भी था। उस पर करीबन कुछ ही मिनटों के अंदर 19 गोलियां चलाई गई थी। समद खान की इसमें मौत हुई। अब जब समद खान की यहाँ पर मौत हो जाती है, इसके बाद मुंबई पुलिस जो बहुत टाइम से, जो बहुत समय से ढील दी हुई थी एक तरह से दाऊद इब्राहिम को, वो यहाँ पर उसके लिए स्ट्रिक्ट हो जाती है। ये साल था 1986 जब मुंबई पुलिस दाऊद इब्राहिम के ऊपर उस पर कड़ी नज़र रखने लगी, उस पर दबिश डालने लगी उसके ठिकानों पर। और यही सब देखते हुए ये जो साल था 1986, दाऊद इब्राहिम मुंबई छोड़कर दुबई भाग जाता है। यही वो साल था जब आखिरी बार करीबन ये हुआ होगा जब ये मुंबई में दिखा है किसी को, साल 1986। और इसके बाद ये यहाँ पर दुबई भाग गया। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इसको जब दुबई जाना था तो इसने जो अपना पूरा काम था वो सौंपा छोटा राजन को। छोटा राजन करीब 1986 में पूरा मुंबई में डी कंपनी का इसका जो पूरा काम था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का, वो संभाल रहा था। और इसी के इसके अगले जो साल आप ये देखिए कि करीबन अब अब्दुल कुंजू वाले जो केस को, जो अभी तक 3 साल निकल चुके हैं, 1983 में उसने मारा था बड़ा राजन को, तब से इसके पीछे था। 1987 आ चुका था, करीबन 4 साल अब हो चुके थे। तो छोटा राजन के पास एक बार फिर खबर आती है कि अब्दुल कुंजू अब पूरी तरह से पब्लिक में घूमने लगा है और वो इस तरह से घूमता है कि उसको अब कोई डर ही नहीं है। वो अब समझ चुका है कि अब आप उसको कुछ कर नहीं सकते। उन्हें पता चलता है कि अब्दुल कुंजू एक
ग्राउंड के अंदर चेंबूर में ही एक छोटे से मैदान में अपने कुछ गैंग के लोगों के साथ ही क्रिकेट खेल रहा है। और ये सब के सब वाइट कलर की पूरी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स जैसे कपड़े पहने हुए थे, क्रिकेट खेल रहे थे। छोटा राजन उस ग्राउंड में अपने कुछ लोगों को भेजता है और पूरी तरह से उसी तरह के क्रिकेट वाले कपड़े पहने हुए ये कुछ नए लोग वहाँ पे उस ग्राउंड में आते हैं। लोगों ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, अब्दुल कुंजू का भी इनके ऊपर ध्यान नहीं गया। और जैसे ही इन लोगों का ध्यान जाता है इन छोटा राजन के लोगों की तरफ, तब तक चाकू, बंदूकें और चॉपर से अब्दुल कुंजू के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ है कि महज 20-25 मिनट के अंदर इस पूरी लड़ाई में बाकी लोग उसका बचाव करने भी आए, उनको भी मारा गया। अब्दुल कुंजू को बेरहमी से मारा गया। करीबन कुछ ही मिनट चली इस लड़ाई के अंदर अब्दुल कुंजू की मौत हो जाती है। तो छोटा राजन ने 4 साल बाद अपना जो बदला था उसको इस तरह से पूरा किया। तो दाऊद क्योंकि अब यहाँ पे 86 में दुबई चला गया था मुंबई से, और वहाँ पे जाके अब उसको अपना काम भी शुरू करना था। उसके पुराने साथियों की वहाँ पे उसको ज़रूरत थी। वो चाहता था कि अब यहाँ से जो लोग मुंबई में जो उसके साथ में पूरा उसका डी कंपनी चलाते थे, अब वो यहाँ पर आके उसके साथ में काम करें। तो इसी के चलते उसने इन लोगों को बुलाने का फैसला किया। और तब तक ये यहाँ पे जो दाऊद इब्राहिम था वो दुबई में अपना एक बहुत ही आलीशान बंगला बनवा चुका था। बताते हैं उसके बंगले का नाम था द वाइट हाउस, क्योंकि वो यूएस के प्रेसिडेंट से भी खुद को कम नहीं समझता था। तो ये चीज़ है कि उसने वहाँ पे अपना बंगला बनवा लिया, सब कुछ उसका काम शुरू होने लगा था। तो अब वो चाहता था कि यहाँ पे उसके जो 2 सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड लोग हैं वो दुबई आए, एक छोटा राजन और दूसरा छोटा शकील। तो ये जो दोनों लोग थे, इन्हें कुछ ही महीनों के बाद करीबन 1987 के ही जो आखिरी कुछ साल थे, उनमें छोटा राजन को पहले दुबई बुलाया जाता है, क्योंकि छोटा राजन जो था वो किसी भी टास्क को करने में दाऊद इब्राहिम के कभी ना नहीं करता था, कभी उसने मना नहीं किया और सारे काम वो करना बखूबी जानता था। आधे से ज़्यादा काम जो दाऊद इब्राहिम के थे वो छोटा राजन ही संभालता था। तो सबसे पहले 1987 में उसने छोटा राजन को दुबई बुलाया, और इसी के कुछ सालों बाद ही 1 साल बाद ही माफ़ कीजिएगा 1988 में उसने छोटा शकील को दुबई बुला लिया। दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड इस समय छोटा राजन था। छोटा राजन ही था वो जो सबसे खास उसका आदमी था और सारे उसके काम संभालता था। छोटा राजन ने दुबई से बैठे बैठे दाऊद इब्राहिम के साथ मुंबई के अंदर उस समय जो 80 का ये दशक चल रहा था, जो पूरा 80s के जो एंड के साल थे, इनमें माया डोलस और दिलीप बुआ जैसे, जिनका शूट आउट एट लोखंडवाला में जिन्हें मारा गया, ऐसे बड़े बड़े ड्रेडेड गैंगस्टर्स खड़े कर दिए थे मुंबई में। साथ ही जो एक अकेला गैंगस्टर था, जो एक अकेला गैंग चलता था पूरे मुंबई में, जो दाऊद इब्राहिम से, जो दाऊद गैंग के हट के काम करता था, अशोक जोशी का गैंग, दुबई में बैठे बैठे छोटा राजन ने यहाँ पर मुंबई में पनवेल हाईवे पर पूरे उस गैंग को ख़त्म करवाया, अशोक जोशी को मरवाया। तो ये सब चीज़ें लगातार ये वहाँ से दुबई में बैठ के ये लोग कर रहे थे। डी कंपनी में राजन का जो दबदबा था, छोटा राजन का, वो लगातार बढ़ता जा रहा था। दाऊद का जो दिमाग था, वो एक तरह से कहते थे कि दाऊद का दिमाग है छोटा राजन, जो पूरा काम है दाऊद का वो यही करता है, यही करवाता है। और हर उसके कोई भी एक्शन लेना होता था तो दाऊद हमेशा छोटा राजन की तरफ ही देखता था। डी कंपनी जो थी उसको बाहुबल एक अलग उसका करके उसे कॉरपोरेट स्ट्रक्चर उसको देने का काम ये छोटा राजन का काम था। मतलब ऐसा उसने स्ट्रक्चर बना दिया था इस पूरी डी कंपनी का, एक ऐसा पूरा नेक्सस था क्रिमिनल्स का, गैंगस्टर्स का, कि जहाँ पे बाहुबल भी था और जहाँ पे धन भी आ रहा था। और ऐसी चीज़ ना दाऊद कर पाया था अब तक, ना ही दाऊद का कोई साथ का कोई और उसका गुर्गा कर पाया था, ना ही कोई और उसका जो साथी था वो कर पाया था। जब छोटा राजन डी कंपनी संभाल रहा था, ये करीबन आपको उसी दौर की हम बात बता रहे हैं 90s की, जब छोटा राजन ये डी कंपनी संभाल रहा था, जब 91-92 का समय आ चुका था, करीबन डी कंपनी में 5000 लोग काम करते थे पूरे ऑल ओवर इंडिया। मुंबई में, दुबई में करीब इनके पास 5000 लोग थे। इसी के साथ छोटा राजन ने धीरे धीरे करके और अलग अलग कामों में डी कंपनी को इन्वॉल्व किया। बताते हैं कि 90s के इस पूरे दौर में पूरी दुनिया भर में डी कंपनी जैसी ड्रेडेड ग्रुप, एक इतना ड्रेडेड जो क्रिमिनल एजेंसी, ऐसी कोई भी नहीं थी। चाहे आपका इटली हो, मैक्सिको, इजराइल, यहाँ के जितने ही माफिया थे इनको ख़त्म कर दिया था एक तरह से। मतलब इनसे तो बहुत ही ऊपर चली गई थी डी कंपनी।
बताते हैं कि सिर्फ रशियन एक दो ऐसे इंटरनेशनल माफिया थे जो इंटरनेशनली इतनी ताकत रखते थे, बाकी डी कंपनी से यार ताकत उस समय कोई रखता नहीं था। अब यहाँ पर छोटा राजन ने नए अलायंस भी फॉर्म करना शुरू किए, नए नए लोगों से, नए नए अलग अलग माफियाओं से डी कंपनी का गठबंधन कराया। इसमें आपके कराची का जो अंडरवर्ल्ड है, जो कराची के मुहाजिर माफिया हैं, उनके साथ में, टर्किश माफिया के साथ में यहाँ पे अलग अलग अलायंस करवाया, अलग अलग गठबंधन कराया, उनके साथ में काम करना शुरू किया डी कंपनी ने। और क्योंकि डी कंपनी का जो चेहरा था, जो मतलब मेन लीडर था, वो दाऊद इब्राहिम था, तो मुस्लिम लीडर होने के वजह से जो बाकी मुस्लिम माफिया थे पूरे दुनिया भर में, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी डी कंपनी के साथ में ज्वाइन होने में। राजन इस तरह से और भी लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व करता है। राजन ने अपना कारोबार इस तरह से बढ़ाया डी कंपनी का कि उस समय के जो होटल के मालिक थे, जो बिल्डर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन लोगों से लगातार पैसे का लेन देन करना शुरू किया। और यहाँ तक नहीं, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी, बताते हैं कि एक गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी थी भारत के अंदर, जहाँ से छोटा राजन ने करीबन उसका एक साल में 3 करोड़ रुपए उससे कमाए थे। और ऐसा लगातार ये सिलसिला चलता था। होटल के ओनरों से और बार के ओनरों से मुंबई में करीबन हर महीने 50,000 रुपये, हर एक होटल से, हर एक बार से 50,000 रुपये बंधे हुए थे। ये पहुंचने ज़रूरी थे। कोई नया बिल्डर आ रहा है मुंबई में, कोई नया प्रोजेक्ट चालू कर रहा है, तो उसके पास फ़ोन पहुंचता था और एक अमाउंट फिक्स होता था, वो अमाउंट पहुंच जाता था चेंबूर में, जो छोटा राजन का एक उसका गुर्गा था, मोहन कोटियान, उसकी बहन के घर पर। तो इस तरह की सेटिंग पूरी इसने करके वहाँ पे रखी हुई थी। पुलिस रिकॉर्ड्स में बताते हैं कि जो अमाउंट, जो पैसा जो दिखाया जाता है, वो करीबन हर महीने 80 लाख रुपए यहाँ से डी कंपनी के पास पहुँच रहा था। और छोटा राजन के खुद के पास में मुंबई के अंदर करीब 122 इलीगल होटल्स और पब्स उसके नाम पर चल रहे थे। ये वो 90 का दशक था। और ये जो पैसा था, छोटा राजन इस तरह से मैनेज करता था कि ये जो पैसा था वो गैंग के जो 5,000 लोग क्योंकि काम कर रहे थे, तो वो गैंग के हर नीचे से लेकर ऊपर तक सारे आदमियों को खुश रखता था। वो वहाँ पर इस पैसे को कई बार यूज़ भी करता था, इन लोगों को, जो गैंगस्टर्स थे, बाकी जो उसके गुर्गे काम करे डी कंपनी के, उनको खुश रखने के लिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए दाऊद बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था और उसको ये लगता था कि छोटा राजन जो है वो सही मैनेजर है और ये अगर ये काम संभाल रहा है तो अब दाऊद थोड़ा सा इन्जॉय कर सकता है जीवन में, वो अपनी बाकी और चीज़ों में लग सकता है। यही वो समय था जब बताते हैं कि 1990s का, 1991, 1992, जब जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से जो बढ़ रही थी, उसकी कई सारी ऐसी अदाकाराएँ थी, कई सारी हीरोइन थी, जिन्हें दुबई जाना पड़ा, जिन्हें दाऊद इब्राहिम के पास जाना पड़ा वहाँ पे, और उसके साथ में उनके संबंध रहे। बताया जाता है कि कुछ को मजबूरी के तहत जाना पड़ा और कुछ को इसलिए, कुछ जो जाती थी वो अपनी मर्जी से जाती थी, क्योंकि उन्हें अपने सर्किल में मुंबई में बताने में आसानी होती थी, उसके बाद फिल्में मिलने में डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के बीच में उनकी जो पकड़ थी वो बनती थी। एक नाम होता था अलग कि इनका दाऊद से कनेक्शन है, डी कंपनी से कनेक्शन है। तो ये वो समय था जब दाऊद ने फुल एकदम आप ये मानिए कि बहुत ही उसने अपना जो ऐशो आराम की ज़िंदगी थी वो उसकी चल रही थी। दुबई में कई सारी पार्टीज़ कराता था। उसमें उस समय के जो जितने बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियाँ थे, जितने भी स्टार्स थे, जितने भी बड़े स्टार्स थे 95 के पहले के, इन्हें सबको वहाँ पे बुलाता था। ये सब वहाँ पे जाते थे। उसके बाद मुंबई आके बहुत ही प्राउडली बताया भी करते थे कि दाऊद के साथ में संबंध है हमारे और हम उनको जानते हैं, वहाँ पे उनकी पार्टी से होके आए। लेकिन अब जब ये सब चल रहा था और छोटा राजन के छत्र छाया में एक तरह से कहा जाए, जब छोटा राजन पूरा संभाल रहा था डी कंपनी को, तो दाऊद इब्राहिम जब ये सब चीज़ें कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग थे डी कंपनी के जिनको छोटा राजन से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जलन होना शुरू हो जाती है। और ये लोग थे जिनके नाम बताए जाते हैं शरद शेट्टी, छोटा शकील और सुनील सावंत। तो बताया जाता है कि इन लोगों को छोटा राजन से प्रॉब्लम होना अब शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से वो डी कंपनी के अंदर बढ़ रहा था ये कि इनको हर काम के लिए छोटा राजन से परमिशन लेनी पड़ती थी। इनके किसी गैंग के आदमी को अगर मुंबई में किसी को मारना है, किसी की सुपारी लेनी है, तो वहाँ पे इनको छोटा राजन से परमिशन लेनी पड़ती थी। और यही चीज़ें थी जो इन लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। तो ये वो समय था 1992 का, जब डी कंपनी के अंदर ही लोग जलना शुरू हो गए थे छोटा राजन से। और इसी के साथ में
1992 ही वो साल था जब मुंबई के अंदर अरुण गौली के गैंग ने दाऊद इब्राहिम की जो बहन थी हसीना पारकर, उसके पति इब्राहिम पारकर को उसको मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। तो अब ये समय दाऊद के लिए बहुत ही एक तरह से कठिन समय था, क्योंकि मुंबई में उसके बहनोई की हत्या हो गई है, वो दुबई में बैठा हुआ है। तो दुबई में कुछ ही हफ्ते बाद इस मर्डर के दाऊद इब्राहिम के साथ रात को कुछ शराब पीते हुए कुछ लोग बैठे हुए थे, जिनमें छोटा शकील, सौत्या, सुनील सावंत और आपका जो शरद शेट्टी था, ये लोग मौजूद थे। इन लोगों ने छोटा राजन के लिए दाऊद के कान भरना शुरू किए। इन लोगों ने उसको भड़काना एक तरह से कहा जाए शुरू किया। इन्होंने उसे बताया दाऊद इब्राहिम को कि छोटा राजन जो है वो अपना साम्राज्य अलग बनाता जा रहा है, उसका सपना है, वो उसके सपने बहुत बड़े हैं और वो चाहता है, वो कहता है कि मुझे हिंदुस्तान का गॉडफादर बनना है। तो ये सब चीज़ें वो लगातार बता रहा है, तो आप इसके लिए कुछ करिए, क्योंकि वो अगर बड़ा बन गया तो वो हो सकता है आपसे हटकर पूरी दूसरी कंपनी बना ले। इस समय भी वही पूरा संभाल रहा है, उसके कितने सारे पब्स हैं उसके नाम पर, कितने उसका पूरा काम अलग से चल रहा है, कितने लोग अलग से उसके लिए काम कर रहे हैं। दाऊद ने यहाँ पर लगातार क्योंकि टालता रहा इस चीज़ को जब ये लोग उसको भड़का रहे थे। लेकिन इसी के बाद इनमें से एक शख्स ने बोला कि हसीना आपा, मतलब जो हसीना पारकर है, जो दाऊद इब्राहिम की बहन थी, उसने कहा कि हसीना आपा के अभी जो इब्राहिम पारकर की जो हत्या हुई है, उसमें छोटा राजन ने अभी तक क्या किया है, अभी तक उसके लिए क्या उसने कर पाया है, वहाँ पे इतने हफ्ते हो चुके हैं, अभी तक उन लोगों को क्यों नहीं मारा गया। जैसे ही ये दाऊद के कानों में ये बात पड़ी, ये उसको खटक गई। उसने सीधा वहाँ पे, आधी रात हो रही थी, करीबन 2-3 बजे का समय होगा, इसने सीधा छोटा राजन को फ़ोन किया और आधी रात में उसको फ़ोन करके कहा कि ये जो हसीना पारकर, ये जो इब्राहिम पारकर के कातिल हैं, इनको कब पकड़ा जाएगा, कब इनको मारोगे। तो तब उस समय छोटा राजन ने बताया कि ये जो खबर है हमारे पास, पूरी इसकी खबर है कि ये जिन लोगों ने मारा था वो इस समय जे हॉस्पिटल में एडमिट है और हॉस्पिटल के बाहर पुलिस का बहुत ज़्यादा बड़ा पहरा है, तो हम इनको मारेंगे और हम इनको बिल्कुल ये काम करेंगे और जल्दी करेंगे। ये सब चीज़ें दाऊद को पता चलती हैं। उसके बाद उसने फ़ोन कट किया और पार्टी में वहाँ पे उसके साथ में लोग बैठे हुए थे, उनके साथ बैठे ही उसने बताया कि जे हॉस्पिटल में वो लोग हैं और उनको मारा जाएगा, बाद में हो जाएगा ये काम। लेकिन इनमें से एक शख्स था, जो एक गैंगस्टर, बहुत ही बड़ा नाम था, सौत्या, सुनील सावंत, ये इनके साथ में जो बैठा हुआ था सौत्या, तो इसने बोला दाऊद इब्राहिम से कि आप ये काम मुझे दो और ये काम आप मुझे करने दो, मुझे एक बार मौका चाहिए और मैं ये जो पहरा लगा है, ये जो जे हॉस्पिटल के बाहर पुलिस का पहरा है, मैं इसको अपने आदमियों से इस पहरे को तोड़कर अंदर जाके मेरे आदमी उसको मार कर आएंगे, उन दोनों को। दाऊद ने इस बात पर हामी भर दी। अब ये चाहे शराब के नशे में हुआ हो या फिर दाऊद को ये बात खटक गई थी कि छोटा राजन ने अभी तक उसकी बहन के पति के कातिलों का बदला नहीं लिया है। दाऊद ने इस बात पर हामी भरी और इसी के बाद में ये जो मौका था, ये सौत्या के लिए और छोटा शकील के लिए एक बहुत बड़ा मौका था, छोटा राजन को पूरा डी कंपनी से बाहर करने का, दाऊद इब्राहिम की नज़रों में गिराने का। और इसी के तहत एक बहुत ही जल्दबाजी में एक प्लानिंग की जाती है। उसके बाद में जे हॉस्पिटल में नवंबर 1992 में पूरा एक गैंग वॉर होता है। लोगों को भेजा जाता है, डी कंपनी के लोग वहाँ पे जाते हैं, जो सौत्या और छोटा शकील के भेजे हुए लोग थे। नवंबर 1992 में जे हॉस्पिटल में जो शूट आउट हुआ, उसमें करीबन 500 राउंड फायरिंग हुई। हॉस्पिटल के अंदर AK-47 लेके वहाँ पे हमला किया गया। मरीज़, डॉक्टर, नर्स, कई सिविलियंस ऐसे, और वो जो गैंगस्टर थे उनमें से एक गैंगस्टर, इन लोगों की यहाँ पर मौत होती है। कई सारे पुलिस वाले भी मारे गए। तो ये जो पूरा हमला था, ये मुंबई अंडरवर्ल्ड की हिस्ट्री का एक तरह से देखा जाए, दाऊद के जाने के बाद दुबई से बैठे उसने जो हमले कराए हैं, उसमें सबसे बड़ा हमला एक इसको भी माना जाता है, जे हॉस्पिटल का जो शूट आउट है। 93 बम ब्लास्ट तो है ही, जिसमें उसको आरोपी माना जाता है, लेकिन जे हॉस्पिटल शूट आउट को भी उसका एक बहुत बड़ा हमला माना जाता है। अब ये सब जब हुआ, जे हॉस्पिटल का शूट आउट हुआ, यहाँ पे जिन लोगों ने मारा था दाऊद के बहनोई को, उनमें से एक को मार दिया गया, दूसरा वहाँ से निकल गया, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद दुबई में दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के बंगले पर रात को पार्टी की जाती है, जे हॉस्पिटल शूट आउट के सक्सेसफुल होने की पार्टी। इस पार्टी में लगातार दाऊद इब्राहिम, सौत्या की
शकील की तारीफ कर रहा था, बोल रहा था कि इन लोगों ने काम बहुत बढ़िया किया है, सही टाइम पे काम कर दिया, निपटा दिया। और वहीं छोटा राजन जो था वो दूर कहीं पर बैठा हुआ अलग से अपना जो ग्लास था शराब का वो ख़त्म कर रहा था। और वो छोटा राजन ये सोच रहा था कि ये जो किया इन लोगों ने, ये उसको समझ नहीं आया था। उसका कहना था कि इस तरह से इतना बड़ा अगर हमला करना था कि 500 राउंड फायर करने पड़े, AK-47 का यूज़ करना पड़े, तो ऐसे तो कोई भी जाके ऐसा कर सकता है, लेकिन ये दिमाग वाला काम नहीं था, ये चालाकी से किया गया काम नहीं था। तो वो इसको बेकार समझ रहा था। लेकिन यहाँ पे लगातार दाऊद इब्राहिम छोटा शकील और सौत्या की तारीफ कर रहा था। यही सब देखते हुए छोटा राजन वहाँ से पार्टी से उठा और अकेले अपने निकल गया। इसके बाद जो दूरियां थी वो बढ़ना क्योंकि शुरू हो ही चुकी थी, समय भी बीत रहा था, दूरियां बढ़ना शुरू होती हैं। और इसी साल दाऊद इब्राहिम के बर्थडे से पहले दिसंबर में ही, करीबन 26 दिसंबर का दाऊद इब्राहिम का जो है बर्थडे होता है, लेकिन उसके बर्थडे से कुछ ही हफ्ते पहले 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है। भारत में यहाँ पर बाबरी मस्जिद गिरी और इसके बाद की कहानी आप सभी को पता है कि इसके बाद करीबन 4 महीने के अंदर ही दाऊद इब्राहिम ने टाइगर मेमन के साथ मिलकर मुंबई के ब्लास्ट कराए। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट हुए मार्च में। और ये सब चीज़ें जब चल रही थी दुबई में, जब इसकी प्लानिंग हो रही थी, जब इसकी तमाम मीटिंग्स हो रही थी, तो बताया जाता है कि इन मीटिंग्स के अंदर कभी भी छोटा राजन को इन्वॉल्व ही नहीं किया गया, कभी उसको बुलाया ही नहीं गया। वो छोटा राजन तो जो दुबई में दाऊद इब्राहिम का एक तरह से पूरा काम संभाल रहा था, पूरा उसका डी कंपनी को मैनेज कर रहा था, उसको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर उसने दिया। लेकिन लगातार दूरियां इस तरह की बढ़ी कि कहा जाता है कि कम्युनल कलर, जो एक धर्म का कलर होता है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये डी कंपनी में उस समय आ चुका था। क्योंकि जैसे ही बाबरी मस्जिद हुआ, इसके बाद में कभी छोटा राजन को इन मीटिंग्स में बुलाया नहीं गया। हमेशा छोटा शकील वहाँ पे आगे रहता था इन मीटिंग्स में, साथ में अलग अलग उसके जो अलग अलग देशों के माफिया थे, मुस्लिम माफिया थे, वो लोग भी इसमें शामिल थे, ये भी बताया जाता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लगातार चलती हैं। अब जब ये मुंबई में ब्लास्ट हुए, इसके बाद छोटा राजन ये बखूबी जानता था कि इसमें इसकी दाऊद इब्राहिम की का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसने इसके बाद भी अपनी जो लॉयल्टी थी वो दिखाना शुरू की दाऊद इब्राहिम के प्रति। छोटा राजन ने अगले ही कुछ महीनों में लगातार 93 मार्च के बाद लगातार कुछ महीने तक वो भारत में अलग अलग मीडिया हाउसेस को, न्यूज़पेपर्स को कॉल करके, फैक्स करके अपना मैसेज भेजता रहा और ये बताता रहा कि दाऊद का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस ब्लास्ट में, दाऊद को देशद्रोही आप नहीं कह सकते। उस समय क्योंकि बाल ठाकरे ने भी महाराष्ट्र में दाऊद को देशद्रोही बता दिया था अपने समाचार पत्र में, तो वहाँ पे छोटा राजन ने ये भी कहा था, उसका ये भी स्टेटमेंट सामने आया था मीडिया में कि भाई को ठाकरे की ज़रूरत नहीं है, ठाकरे के जो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है ये बताने के लिए कि वो देशद्रोही है या नहीं। तो इस तरह की चीज़ें लगातार कर रहा था ये दाऊद के प्रति, फिर भी लगातार उसका हमदर्द बना हुआ था, लगातार उसके साथ में बना हुआ था। लेकिन कभी भी इन सब को करने के बाद भी ये कभी भी अपनी जो जगह थी वो डी कंपनी में नहीं ले पाया। और इसी के बाद होता क्या है कि छोटा शकील ने लगातार यहाँ पे इसको सारे कामों से अलग करना शुरू कर दिया डी कंपनी के। ब्लास्ट के बाद भी बहुत सारी मीटिंग्स हुई, जो बताया जाता है कि जो ब्लास्ट के बाद कई सारी ऐसी मीटिंग्स हुई जिसमें फिर से छोटा राजन को नहीं बुलाया गया। बताया जाता है उसको काफिर कहा गया डी कंपनी के अंदर। इतना धर्म वाला फैक्टर आ गया था कि उसको वहाँ पे काफिर भी कहा गया, उसके पास में उसको मीटिंग में नहीं आने दिया गया। तो इस बीच में छोटा राजन अलग से अपने एक और घर में दुबई में ही वहाँ पे रहने लगा था। लेकिन एक दिन उसके पास फ़ोन आता है और ये फ़ोन आया जिस पे सामने वाले शख्स ने कहा कि आपको मारने की प्लानिंग हो रही है और आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, अब बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से भाग जाएं, यहाँ से चले जाएं। जिस रात छोटा राजन को ये फ़ोन आया था, करीबन रात के 11-12 बजे के आसपास की बात है, छोटा राजन यहाँ से अपनी गाड़ी निकालता है और लगातार गाड़ी हाईवे पर ड्राइव करता हुआ यही सोचता रहता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कहाँ जाऊँ। क्योंकि जो उसका पासपोर्ट था वो भी बताया जाता है कि पूरे डी कंपनी के जो लोग थे उनका पासपोर्ट दुबई के एक शेख के पास रखा गया था, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। तो अब ये यहाँ से भागने की प्लानिंग करता है, कैसे भागूँ, क्या करूँ। तो ये सब सोच विचार करते करते इसने ये सोचा कि अब
इंडियन एम्बेसी ही जाया जाए। ये इंडियन एम्बेसी पहुंचता है अबू धाबी में। अबू धाबी में इंडियन एम्बेसी पहुंचा और वहाँ पे जाके इसने अपने बारे में बताया। इसके बाद वहाँ पे एक रॉ के ऑफिसर थे, उन रॉ के ऑफिसर को बुलाया गया, बताया गया कि छोटा राजन आपसे मिलने के लिए बहुत देर से यहाँ पर बैठा हुआ है और उसको वो आपसे ही मिलना यहाँ पर चाहता है। ये जो ऑफिसर थे रॉ के, हमारी भारत की खुफिया एजेंसी के, ऐसे कई सारे ऑफिसर्स, क्योंकि अलग अलग ऐसे जो देश होते हैं, और ख़ासकर अब तो ब्लास्ट भी हुआ था तो यहाँ पे इसके बाद में बहुत एक्टिवली काम भी कर रहे थे। तो ये वहाँ पर उस एजेंसी, वहाँ पे उस एम्बेसी में थे। जब ये इससे मिलते हैं छोटा राजन से, तो ये उन्हें बताता है पूरी कहानी और कहता है कि मुझे बस आप यहाँ से निकाल दीजिए, मुझे यहाँ से जाना है। अब जब रॉ के ऑफिसर ने यहाँ भारत में ये बात बताई, ये बात गृह मंत्रालय में बताई गई, तो हम लोगों के पास में, क्योंकि हमें भारत को कोई भी ऐसा कोई शख्स चाहिए था जो भी इस तरह के, हम कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते थे जहाँ पे हमें दाऊद इब्राहिम से रिलेटेड उस समय कोई भी इंफॉर्मेशन मिल पाती, और ये बड़ा मौका था। तो 94 की करीबन ये बात होगी, 92 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, ये 93-94 के सालों की ये बात है, जब यहाँ पे छोटा राजन रॉ के ऑफिसर के इनके कांटेक्ट में आता है। और बहुत सारा प्लानिंग के बाद में यहाँ से जब आदेश मिलता है तो फिर रॉ के ऑफिसर वहाँ से छोटा राजन को निकाल के काठमांडू भेजते हैं। काठमांडू नेपाल इसको भेजा जाता है। करीबन 1.5 महीने ये काठमांडू में रहा। वहाँ पे हमारे रॉ के कई सारे ऑफिशियल्स ने इससे बातचीत की, इसकी बहुत सारी जानकारियाँ इससे इकट्ठी की, जुटाई। इसने दाऊद के बारे में कई सारी चीज़ें वहाँ पे उन्हें बताई, इन्फॉर्मेशन दी एजेंसीज को। इसी के बाद वहाँ से इसको 1.5 महीने के बाद कुआलालंपुर मलेशिया भेज दिया जाता है। अब ये यहाँ पर मलेशिया आ गया और दाऊद इब्राहिम डी कंपनी, उनको अभी खबर नहीं थी, लेकिन दाऊद ये नहीं जानता था कि ये जो उसकी गलती है छोटा राजन को साइडलाइन करने की, उसके ऊपर ध्यान ना देने की, उसका क्रेडिट उससे लेने की, ये दाऊद इब्राहिम की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। तो अब जब साल 1994 में छोटा राजन दुबई से भागा भारत की खुफिया एजेंसीज की मदद से, उसके बाद ये पहुंचा मलेशिया। यहाँ पे ये बात अब जब डी कंपनी को पता चली, कई दिन तक जब ये दिखा नहीं, वहाँ पे पता किया गया, तो पता चलता है कि ये तो भाग गया यहाँ से। ये वो समय था जब आईएसआई, क्योंकि लगातार ही दाऊद इब्राहिम के संपर्क में थी, दाऊद इब्राहिम जो आईएसआई के संपर्क में था ये सभी जानते हैं, क्योंकि 93 बॉम्ब ब्लास्ट भी हो चुका था उस समय तक, कई सारे ऐसे सबूत भी थे। तो ये समय था जब आईएसआई ने दाऊद के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया, उसको बोलना शुरू किया कि अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि जो छोटा राजन है, अगर वो भारत के साथ में और भारत की खुफिया एजेंसीज के संपर्क में, तो ये फैक्ट है कि वो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ के उसको सारे ही राज पता है, यहाँ के डी कंपनी के सारे राज पता है, उसको आईएसआई और दाऊद का कनेक्शन पता है, तो वो ये सब चीज़ें वहाँ पे जाके बता सकता है, और इसके बाद में कभी भी दाऊद को दुबई से उठाया भी जा सकता था। तो ये सब चीज़ें सामने थी। तो यही वो समय था 1994 जब तमाम दबाव के बाद आईएसआई के दाऊद इब्राहिम ने दुबई छोड़ा, और ये दुबई छोड़ के पहुंचता है पाकिस्तान, कराची। यहाँ पे क्योंकि ये जो समय था, यहाँ पे एक और चीज़ दूसरी जो हो रही थी कि भारत की सरकारों ने उस वक्त यूएई की सरकारों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया था एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के वजह से। उनका ये कहना था कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पे भारत और यूएई के बीच में इस पे साइन होगा, उसके बाद में यहाँ से लोगों को लाया जाएगा, ये जो अपराधी वहाँ पे छुपे हुए। तो ये भी चीज़ यहाँ पे एक चल रही थी। तो ये सब चीज़ें जब सामने आई तो इसी के तहत दाऊद इब्राहिम यहाँ से निकल कर पहुँचता है पाकिस्तान। और एक तरह से ये भी माना जाए कि छोटा राजन क्योंकि इसके गैंग में से निकल गया, डी कंपनी को छोड़कर चला गया, तो ये भी इसकी एक मजबूरी बन गई थी छोड़ने का दुबई को। जो इसकी पूरी ऐशो आराम की ज़िंदगी थी वो इसने वहाँ से छोड़ी और ये इसको जाना पड़ा पाकिस्तान, कराची। अब जब ये कराची पहुँच गया, आईएसआई की वजह से कई सारे ऐसे लोग थे जो खुद छोटा राजन के बहुत करीबी थे। छोटा राजन क्योंकि मलेशिया पहुँच चुका था, लेकिन वो वहाँ पे बहुत परेशान रहा, वो भटकता रहा। कई सारे ऐसे बड़े नाम उसके साथ में थे जो डी कंपनी में ही पहले थे, लेकिन इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में 93 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद में डी कंपनी में भी दो गुट एक तरह से बन चुके थे, जिसमें एक जगह जो सारे मुस्लिम गैंगस्टर्स थे, मुस्लिम डॉन थे, वो लोग थे, दूसरी जगह जो हिंदू गैंगस्टर, हिंदू डॉन थे, वो लोग थे। तो बहुत से ऐसे बड़े नाम थे हिंदू डॉन में भी जो छोटा राजन के साथ में उस समय शामिल हो सकते थे, उसी गैंग को पूरा बड़ा बना सकते थे।
लेकिन क्योंकि आईएसआई का सामने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है कि आईएसआई दाऊद इब्राहिम को पूरा सेव करके रख रही थी, उसको दुबई से कराची ले जा रही थी, तो इसलिए कोई भी आईएसआई के साथ में उस समय इतना बड़ा कोई डॉन इस तरह के सामने नहीं आया कि वो छोटा राजन के साथ मिलकर अपनी जान पर जोखिम लेता। तो ये चीज़ें चलती हैं। छोटा राजन इसके बाद कई साल बताया जाता है कि मलेशिया में कुआलालंपुर में एक जो तट है वहाँ पे एक उसने शिप में एक बोट में बहुत साल महीने बिताए, कई सारे महीने वो लगातार उसी शिप में रहा है अपनी जान बचाने के लिए। उस शिप में रहना इसलिए बेहतर था क्योंकि वो जो किनारे पर लगी रहती थी पानी में, और सामने से आने वाली कोई भी शिप आ रही होगी तो उसको भी नॉकआउट करने में इनको आसानी रहती थी। सिक्योरिटी वहाँ पे पूरी इसके साथ में रहती थी, लोगों को भी पता नहीं चलता था और वहाँ से कहीं पे भागा भी जा सकता था। तो ये सब चीज़ें थी, ये लगातार वहाँ पे रहता है। लेकिन इसके बाद ये जब इंडोनेशिया में, वहाँ ये आपके मलेशिया में था, ये लगातार वहाँ पे भागता रहा, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी इंडोनेशिया, बैंकॉक, ये लगातार भाग रहा था। छोटा शकील यहाँ पे पूरा काम संभालने लगा था डी कंपनी का। और इसके बाद में क्योंकि राज सारे के सारे इसको मालूम थे, तो इसको नॉकआउट करना, इसको एलिमिनेट करना छोटा राजन को, ये डी कंपनी का उस समय मेन एक टास्क बन गया था। बताया जाता है कि जब ये लोग पाकिस्तान पहुंच गए, छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम, पूरा डी कंपनी पाकिस्तान कराची में शिफ्ट हो गई। इसके बाद वहाँ पे पाकिस्तान में कई सारे मुंबई से शार्प शूटर्स बुलाए जाते हैं। छोटा शकील ने उन्हें पूरा ट्रेन किया, पूरा उन्हें प्लान बताया। और इसी के बाद साल 2000 में जब छोटा राजन बैंकॉक में था, तो वहाँ पर जिस होटल में वो था, जबकि ये बहुत गुप्त इन्फॉर्मेशन थी, बताते हैं उस समय छोटा राजन, उसकी फैमिली, उसके बीवी बच्चे और कुछ उसके जो एक दो इक्का दुक्का चुनिंदा ट्रस्टेड लोग थे, उनके अलावा किसी को पता नहीं रहता था। लेकिन छोटा शकील ने वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल ली थी। और छोटा शकील ने 2000 में, साल 2000 में जब इसके ऊपर अटैक कराया है इन लोगों को मुंबई से भेज के, जो पाकिस्तान में पहले उससे मिलने भी गए थे छोटा शकील से, तो यहाँ पे जब अटैक होता है इसके होटल पर बैंकॉक में छोटा राजन के ऊपर, ये वहाँ से बच के निकलता है। इसके बाद ये एक हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है, हॉस्पिटल के अंदर अटैक हो जाता है, ये वहाँ से भी बच के निकल जाता है। लेकिन ये लगातार बचता रहा, पर शकील इसके पीछे लगातार ही लगा हुआ था। हुआ क्या, इसके बाद इसने खुलकर मीडिया के सामने, जब ये अटैक हुए साल 2000 में इसके ऊपर, यही वो समय था छोटा राजन पूरी तरह से मुखर तरीके से सामने आके मीडिया को अपने वीडियोस, ऑडियो टेप्स भेजना, दाऊद के खिलाफ बोलना, ये सब उसने शुरू कर दिया था। और उसने, बताया जाता है हमारी खुफिया एजेंसीज को भी कई सारी इस बीच इंफॉर्मेशन दी है। इसके बाद साल 2014 में छोटा राजन ने खुफिया इंफॉर्मेशन दाऊद को मारने की भी, जो एक प्लान बनाया गया था दाऊद को मारने का, जो हमने आपको अपने एक एपिसोड में बताया अजीत डोभाल की सीरीज में, तो उस ऑपरेशन में भी अपने जो दो साथी, जो उसके दो शार्प शूटर थे, वो भी आईबी को प्रदान दिए थे। तो आईबी को अपने 2 शार्प शूटर्स दिए दाऊद को मारने के लिए। उसकी जो लड़की की शादी थी दुबई में, उसमें उसके रिसेप्शन में ये सब चीज़ें लगातार कर रहा था। इन दोनों के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसके बाद 2015 में इसके ऊपर एक बार फिर से अटैक हुआ था, लेकिन इस अटैक में भी ये यहाँ पे बच जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 2015 में जो इसके ऊपर अटैक करवाया था छोटा शकील ने, डी कंपनी ने, ये लगातार दाऊद के जितने भी अटैक हुए हैं इसके ऊपर, इसमें लगातार इनमें बचता जाता था, इसको खबर मिल जाती थी। लेकिन इसके बाद जब इसने ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर निकलना चाहा, तो ये जब ऑस्ट्रेलिया से निकल रहा था तो वहाँ की एजेंसीज़ ने इसको इंडोनेशिया जाते वक्त इससे पूछताछ की, ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज़ ने, और इसकी खबर दी इंडोनेशिया में। और वहाँ पे जब ये खबर दी जाती है तो एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया के जब ये लैंड हुआ तो वहाँ पे इसको पकड़ा गया। इस समय इसके पास में जो पासपोर्ट था वो था मोहन कुमार के नाम का, एक भारतीय पासपोर्ट था। इसकी खबर दी गई यहाँ पे भारत में सीबीआई को। सीबीआई को जब ये खबर दी जाती है तो यहाँ से सीबीआई की जो टीम वहाँ पहुँची, उन्होंने पूरा इसको देखा, इससे बातचीत की, पूछताछ की। और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद में ये क्लियर होता है कि ये मोहन कुमार नहीं, ये छोटा राजन है। ये 70 मुकदमे इसके ऊपर यहाँ पर लग चुके हैं। ये वही ड्रेडेड गैंगस्टर है, ड्रेड डॉन है, जो पूरा अंडरवर्ल्ड डी कंपनी को चलाता था। इसी के साथ अक्टूबर 2015 को सीबीआई इंडोनेशिया से छोटा राजन को दिल्ली लेकर आती है। दिल्ली की आईजीआई एयरपोर्ट से सीधा सीबीआई के दफ्तर में जाया जाता है। 70 मामले करीब इसके ऊपर जो थे
उनमें चार्जशीट जो लगी हुई थी उनको देखा जाता है। इसके बाद में उनमें से 70 में से आप ये देखिए सिर्फ एक मामला जो था करीबन जो 2011 में, इसी बीच में जब ये इंडोनेशिया में था, बैंकॉक में था, जब इस बीच में इसने भारत के अंदर एक मिड डे न्यूज़पेपर के जो एक जर्नलिस्ट थे ज्योतिर्मय डे, उनकी जो हत्या इसने करवाई थी 2011 में, सिर्फ जेडे मर्डर केस में इसके ऊपर इसको सज़ा होती है और सज़ा हुई उम्र कैद की। दिल्ली लाने के बाद इसको जब इस पर कार्रवाई पूरी चली, कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जेडे मर्डर केस में इसको सज़ा हुई, तब से वहाँ पे दिल्ली में ही तिहाड़ जेल में, और तिहाड़ जेल में बंद है। बताया जाता है कि मुंबई इसको रख नहीं सकते थे क्योंकि मुंबई में इसको हमेशा जान से मारने का खतरा था। डी कंपनी के लोग कभी भी वहाँ पे जो एक्टिव हैं वो इसको मार सकते थे, तो इसलिए इसको दिल्ली में तिहाड़ जेल में रखा गया है। और यहाँ पर भी एक ऐसी सेल में रखा गया है, एक ऐसे पूरे प्रोटेक्शन के साथ रखा गया है कि जो बहुत ही सुरक्षित जगह है, जहाँ पे इसको कोई भी दूसरे कैदियों को वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसी जगह पे इसको रखा गया है, उम्र कैद की अपनी सज़ा काट रहा है छोटा राजन यहाँ पे। और बताया जाता है कि कभी भी हमला भी जो डी कंपनी के लोग हैं ऐसा करवा सकते हैं, इस वजह से इसको बहुत ही सुरक्षित तरीके से वहाँ पे रखा गया है। तो ये थी छोटा राजन की कहानी, किस तरह से एक ऐसा डॉन जो टिकट ब्लैक करता था फिल्मों के, 70s में जो टिकट ब्लैक कर रहा हो, उसके बाद में 90s तक करीबन 20 सालों के अंदर वो इतना बड़ा नाम बन गया पूरी डी कंपनी का, पूरे अंडरवर्ल्ड का, जिसने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति डी कंपनी को बना के दी। जो इतना करीबी एक शख्स था जिसके लिए बताया जाता है कि कभी उसे उस तरह से कोई, जैसे दाऊद को अपने गुरु मिले हैं अलग अलग समय पे, दाऊद के लिए खालिद पहलवान था, दाऊद के लिए उसके बाद आपके दाऊद के साथ पठान जो हाजी मस्तान थे, ये लोग जो इसको लगातार गुरु मिलते गए, ऐसा कभी छोटा राजन के साथ में नहीं हुआ। उसके साथ हमेशा एक जो लैक रहा, जो उसका हमेशा कमी रही, वो उसके साथ गुरु की रही। एक जो उसको अपने गुरु मिले थे, एक जो उसका एक बॉस मिला था बड़ा राजन, उसको भी 1 साल के बाद ही मार दिया गया था जब इसने गैंग ज्वाइन किया था। तो लेकिन फिर भी अपने दिमाग के बलबूते ये लगातार लड़ता रहा और इसके बाद में इसने एक इतना बड़ा पूरा एम्पायर डी कंपनी को बनाया, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर उसका बनाया। लेकिन दाऊद इब्राहिम के जिस तरह से कान भरे गए थे, जिस तरह उसको भड़काया गया था, तो छोटा राजन भी वहाँ से अलग हो गया। और यही वो पॉइंट था जब अलग हुआ है ये, उसके बाद में दाऊद को दुबई छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा। तो ये थी पूरी छोटा राजन की कहानी। इस समय तिहाड़ जेल में है और बहुत ही सुरक्षा कड़े पहरे में है। आगे हम आपके लिए बहुत सारी और भी स्टोरीज जो हैं वो लाते रहेंगे। आपने अंडरवर्ल्ड की स्टोरी की डिमांड की थी, तो आज आपके लिए ये स्टोरी लाए हैं जो छोटा राजन की पूरी स्टोरी थी। आगे आने वाले और भी अपने टॉपिक्स आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, हम भी आपके लिए और भी टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।